तो हेलो गाइस, वेलकम यू ऑल टू द चार्टेड मॉम। मेरा नाम है अंशु कुमार मिश्रा और हमारा क्लास 11 अकाउंट्स का जो लेक्चर नंबर है ये है लेक्चर नंबर 7। इसमें हम कर रहे हैं बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, और बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स का ये जो वीडियो है ये वीडियो नंबर 3। तो इससे पहले हमने बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स के अंदर क्या क्या पढ़ लिया। सबसे पहले हमने देखा था एंटिटी क्या होता है, उसके बाद बिजनेस ट्रांजैक्शंस, अकाउंट, कैपिटल, ड्रॉइंग, लायबिलिटी। लायबिलिटी वाला इंपॉर्टेंट था। और ये सब जो है वो वीडियो नंबर 1 यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स में जो पार्ट 1 आया था उसमें यहां तक डिस्कशन किया था। फिर पार्ट 2 में केवल और केवल हमने क्या डिस्कशन किया था, एसेट्स के बारे में। यानी एसेट्स वाला हमारा काफी इंपॉर्टेंट है। 30 मिनट के आसपास का वीडियो है जिसमें केवल हमने क्या डिस्कशन किया, एसेट क्या होता है। तो एसेट क्या था, एसेट इज एनी प्रॉपर्टी owned or controlled by the entity. They will give the entity any future economic benefit. एग्जाम्पल हो गया लैंड, मशीन, बिल्डिंग। तो इससे पहले अगर 1 और 2 जो पार्ट है हमारा बेसिक अकाउंटिंग टर्म्स, उसका वीडियो अगर आपने नहीं देखना तो प्लीज देख लेना, बेटर अंडरस्टैंडिंग होगा उससे आपका। इसके बाद इसके कुछ पार्ट्स थे एसेट्स को, करेंट एसेट्स और नॉन करेंट एसेट। यानी 1 ईयर और 1 साल तक अगर होगा तो करेंट एसेट, 1 साल के बाद तक अगर उसका बेनिफिट मिलेगा तो नॉन करेंट। फिर हमने बात किया था फिक्टिशियस एसेट्स। फिक्टिशियस एसेट्स जो होते हैं वो एक्चुअल में एसेट नहीं होते, वो काल्पनिक एसेट होता है। वो एक्चुअल में एक्सपेंसेस होते हैं, लेकिन एक्सपेंस हमारे बड़े ही ज्यादा अमाउंट का होता है, तो कंपनी के लिए फिजिबल नहीं होता है कि वो अपना एक्सपेंस उसको ट्रीट करे। और उसका बेनिफिट भी कंपनी को उस एक्सपेंस का बेनिफिट मोर देन 1 अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। तो इसीलिए वो क्या करते हैं ना कि सपोज करो 1 करोड़ रुपया खर्च किया और कंपनी के लिए 1 करोड़ एलोकेट करना किसी एक पर्टिकुलर ईयर में फिजिबल नहीं था, तो उसने देखा कि उस खर्चे का बेनिफिट कंपनी को 5 साल तक मिलेगा, तो उसको 20-20 लाख पे एलोकेट कर दिया हर साल। तो फर्स्ट ईयर के एंड में 20 लाख तो एलोकेट हो जाएगा और बाकी कितना बच जाएगा, 80 लाख। तो वो 80 लाख हमारे लिए फिक्टिशियस एसेट्स हो गए। तो फिक्टिशियस एसेट्स का एग्जांपल हो गया डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर या डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, ये सब होता है। इसके बाद हमने देखा था नॉन करेंट एसेट्स को 2 पार्ट में बांट सकते हैं, फिक्स्ड एसेट और लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट। फिक्स्ड एसेट्स को फर्दर हम टेंजिबल और इनटेंजिबल में बांट सकते हैं। तो इससे पहले अगर नहीं देखा आपने वीडियो वो प्लीज देख लेना, बढ़िया से वहां पे एक्सप्लेनेशन हो चुका है। अब हम आज बात करें रिसीट का। तो चैनल को अगर आपने सब्सक्राइब नहीं किया होगा तो कर लेना। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको जो टेलीग्राम ग्रुप है और टेलीग्राम लिंक है, सॉरी टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक आपको अवेलेबल है, और वहां से लिंक को क्लिक करके आप टेलीग्राम चैनल और ग्रुप को सब्सक्राइब फॉलो कर लेना। इंस्टाग्राम का भी लिंक दिया हुआ है, उसे भी फॉलो कर लेना। जो ये नोट्स है आपको चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वहां पे मिल जाएगा। तो आज का हमारा जो सबसे पहला टॉपिक है वो है रिसीट। तो रिसीट का जनरल मीनिंग होता है किसी पैसे का इनफ्लो। रिसीट का मतलब क्या होता है, इनफ्लो ऑफ मनी। यानी बिजनेस के अंदर अगर पैसा आएगा तो दैट इज कॉल्ड ए रिसीट। अब बात करते हैं रेवेन्यू रिसीट, यानी पैसा आएगा अगर कंपनी के डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड। किस चीज से रिलेटेड, डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड अगर पैसा आ रहा है तो उसको हम बोलेंगे रेवेन्यू रिसीट। देखो जब कभी भी अकाउंट्स के अंदर रेवेन्यू वर्ड यूज होता है ना, तो शॉर्ट टर्म नेचर का होता है, यानी रेगुलर रेकरिंग नेचर का होता है, ऑपरेशन से रिलेट करता है। तो कंपनी में जो डे टू डे ऑपरेशन होगा उससे रिलेटेड जो भी रिसीट होगा, पैसा आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, रेवेन्यू रिसीट। और कैपिटल रिसीट क्या हो गया, जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है वो कैपिटल रिसीट हो गया। जैसे कि कंपनी अगर लोन लेती है, कंपनी अगर लोन लेती है तो बताओ कंपनी के पास, बिजनेस के पास हमारे पैसा आएगा, तो पहली बात ये डिसाइड करो क्या रिसीट हुआ या नहीं हुआ। तो ये रिसीट हो गया हमारा। अब ये रिसीट क्या डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड है, नहीं है, तो ये कैपिटल रिसीट हो गया। ठीक है। तो देखो जब हम बोलते हैं कि ऑपरेशन से रिलेटेड, तो ऑपरेशन कहने का मतलब ये होता है कि कंपनी जिस चीज के लिए बनी है, यानी जो उसका सेल परचेज है। देखो रिसीट है तो सेल्स ही होगा। हम जब एक्सपेंडिचर पढ़ेंगे वहां पे बात करेंगे कि रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में परचेज आ जाएगा। तो
जो डे टू डे सेल्स है, उस सेल को करने से जो कंपनी को पैसा मिलेगा उसको हम रेवेन्यू रिसीट में डालेंगे। और कैपिटल रिसीट में क्या डालेंगे? मान लो कि कंपनी के पास एक पुराना एसेट पड़ा हुआ था, फिक्स्ड एसेट, मशीन पड़ा हुआ। उस मशीन को अगर कंपनी बेचेगी, उस मशीन को अगर कंपनी बेचेगी तो उससे भी पैसा आएगा, वो भी रिसीट हुआ। लेकिन वो डे टू डे ऑपरेशन नहीं है, ये काम रेगुलर नहीं है कंपनी का कि अपना पुराना एसेट बेचे। पुराना एसेट 2 4 5 साल बाद जाके पुराना होता है। डे टू डे ये नहीं कि फिक्स्ड एसेट खरीदा बेचा, फिक्स्ड एसेट खरीदा बेचा। अगर फिक्स्ड एसेट खरीद के बेच रहे तो वो हमारा फिक्स्ड एसेट है ही नहीं, वो तो हमारा गुड्स हो गया। तो उस केस में फिर आ जाएगा रेवेन्यू रिसीट। ठीक है, तो कैपिटल रिसीट क्या होगा कि जो रेवेन्यू नहीं है। तो एग्जाम्पल हमने क्या देखा कि कंपनी कंपनी के कुछ पुराने एसेट पड़े थे, उसको बेचने से जो पैसा आया उसको कैपिटल रिसीट बोलेंगे। या कंपनी ने कोई लोन लिया, उसको हम कैपिटल रिसीट बोलेंगे। यानी क्रक्स में मैं एक बात बोल सकता हूं कि कैपिटल रिसीट विल अफेक्ट आवर एसेट और लायबिलिटी। यानी कि जब हम कैपिटल रिसीट का बात करेंगे तो अल्टीमेटली कंपनी में अगर कैपिटल रिसीट हुआ तो इसका मतलब कहीं ना कहीं किसी एसेट में डिक्रीज हुआ होगा, या तो किसी एसेट में क्या हुआ होगा, डिक्रीज, और या तो किसी लायबिलिटी में इंक्रीज हुआ होगा। ये ध्यान रखना, राइट। यानी जैसे अगर हमने बोला कि कंपनी के पास पुराना एसेट पड़ा हुआ था और उस एसेट को अगर हम सेल कर रहे हैं तो सेल करने से पैसा आएगा, तो ये रिसीट हो गया। और ये रिसीट कहीं ना कहीं हमारे एसेट, यानी जो फिक्स्ड एसेट ऑलरेडी एग्जिस्ट कर रहा था वो खत्म हो जाएगा, तो यहाँ पे एसेट डिक्रीज हो जाएगा। फिर वैसे ही कि कंपनी ने लोन लिया, तो लोन लिया तो पैसा आया, तो रिसीट तो हुआ। लेकिन इस लोन को लेने से एक लायबिलिटी भी बैंक लोन के नाम से ओपन हो जाएगा, यानी लायबिलिटी हमारा इंक्रीज हो जाएगा। तो कहने का मतलब कैपिटल रिसीट विल अफेक्ट आवर एसेट और लायबिलिटी। अगर वो एसेट का बात हो रहा होगा तो एसेट डिक्रीज करेगा, और लायबिलिटी का बात हो रहा होगा तो लायबिलिटी इंक्रीज करेगा। सही है। यहाँ पे क्या बोला जाएगा कि रिसीट का मतलब कि कंपनी के अंदर पैसा आ रहा है। रिसीट को हम दो पार्ट में बांट सकते हैं, या तो रेवेन्यू रिसीट होगा या कैपिटल रिसीट। रेवेन्यू रिसीट को आप दूसरे टर्म्स में ऐसे भी समझ सकते हो ना कि रेवेन्यू रिसीट जो होते हैं वो शॉर्ट टर्म के नेचर के होते हैं, और कैपिटल रिसीट हमारे लॉन्ग टर्म नेचर के होते हैं। यानी रेवेन्यू रिसीट से जो पैसा आएगा ना, वो कंपनी रिकरिंग नेचर का पैसा होगा, कभी कभी नहीं आता होगा, रेगुलरली वो आता होगा। जैसे कंपनी जब सेल करती है तो सेल करने का तो मेन उसका काम ही है ना, कंपनी का बिजनेस का, कि गुड्स सेल करे। तो गुड्स सेल करने से जो पैसा आएगा वो रेवेन्यू हो गया। कैपिटल रिसीट से मैंने क्या एग्जांपल लिया, जैसे कि कंपनी ने लोन इश्यू किया, तो लोन रेज किया, अगर लोन रेज किया तो पैसा आएगा। तो हमेशा थोड़ी लोन 2 4 5 10 साल में एक बार लोन रेज करती होंगी कंपनी, इशू करती होंगी, रहता। ठीक है, तो रेवेन्यू रिसीट में हम क्या लिख सकते हैं कि इट इज द अमाउंट रिसीव्ड इन द नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस। यानी बिजनेस जिस चीज के लिए बना है हमारा, उस चीज में नॉर्मली जो हम ट्रेडिंग और सर्विस प्रोवाइड करते होंगे उससे जो पैसा आएगा उसको हम रेवेन्यू रिसीट बोलेंगे। तो एग्जांपल क्या हो गया, गुड्स सोल्ड या सर्विसेज रेंडर, यानी जो हम सर्विस दे रहे हैं। यानी अगर कोई सर्विस सेक्टर होगा, सर्विस का काम करता होगा रेदर देन गुड्स, तो वो जो सर्विस प्रोवाइड कर रहा है उससे जो पैसा आ रहा है वो भी हमारा रेवेन्यू रिसीट हो गया। कैपिटल रिसीट का क्या होगा, रिसीट अदर देन रेवेन्यू रिसीट, यानी जो रेवेन्यू रिसीट नहीं है वो हमारा कैपिटल रिसीट हो जाएगा। तो रेवेन्यू रिसीट हमारा लॉन्ग टर्म नेचर का होता है। इट जनरली अफेक्ट करता है हमारे एसेट और लायबिलिटी को। एसेट को कम करेगा और लायबिलिटी को बढ़ा देगा, राइट। तो हो गया हमारा रिसीट। अगला आता है हमारा एक्सपेंडिचर। एक्सपेंडिचर का पहला तो ये मतलब आप समझो, एक्सपेंडिचर का मतलब आउटफ्लो ऑफ कैश, रेदर सेइंग आउटफ्लो ऑफ रिसोर्सेस। कैश वर्ड मत लिखना, क्योंकि कैश के अलावा भी अदर फॉर्म में भी हमारा पैसा जा सकता है, या कोई हम सर्विस प्रोवाइड किसी और भी फॉर्म में जा सकता है। या क्रेडिट पे भी ट्रांजैक्शन होता है, अभी कैश ना जाके बाद में कैश जाएगा तो उसको भी हम एक्सपेंस या रिसीट में भी, यहाँ पे जो मैंने बोला था ना कि इनफ्लो ऑफ मनी बोल रहे हैं तो मनी ही नहीं, रिसोर्सेज भी बोल सकते हैं। या क्रेडिट पे ट्रांजैक्शन है तो अभी नहीं जाके बाद में जाएगा। अच्छा, तो एक्सपेंडिचर भी कितना होगा,
एक तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होगा और एक कैपिटल एक्सपेंडिचर होगा। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया? ये वो एक्सपेंडिचर है जो कि हमारे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट करता है। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या हो गया हमारा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि डे टू डे ऑपरेशन से रिलेट करता है। यानी जैसे कि जो हम सामान बनाते हैं, जिस चीज का हमारा मैन्युफैक्चरिंग, तो मैन्युफैक्चरिंग से रिलेटेड जो भी कॉस्ट हो गया वो हमारा क्या होगा? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। इम्प्लॉयज को सैलरी पे किया, लेबर्स को वेजेस पे किया, ये सब क्या खर्चा हो गया? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर हो गया। यानी डे टू डे ऑपरेशंस है वो हमारे, जो भी हमारे डे टू डे ऑपरेशन है किसी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए, वो हमारा रेवेन्यू खर्चा हो जाएगा। और जो कैपिटल खर्चा है, कैपिटल खर्चा कहने का मतलब कि लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव से कोई खर्चा किया जा रहा है, यानी उसका बेनिफिट कंपनी को ज्यादा टाइम तक मिलेगा। जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो भी खर्चा है, कैपिटल एक्सपेंडिचर भी खर्चा है, लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो कंपनी को इंस्टेंटली मिल जाता है। उसी ईयर में, एक साल के अंदर अंदर ही उसका सारा बेनिफिट कंज्यूम हो जाता है। लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड मिलता है। यानी कि कंपनी ने जब फिक्स्ड एसेट परचेज किया तो ये नहीं बोलेंगे कि फिक्स्ड एसेट पर खर्चा कर दिया, क्योंकि फिक्स्ड एसेट तो हमारे बिजनेस में एक साल नहीं, मोर देन वन ईयर यूज होने वाला। तो कैपिटल एक्सपेंडिचर वो एक्सपेंडिचर है जो कि हमने फिक्स्ड एसेट पे खर्च किया। और फिक्स्ड एसेट पे जब हम खर्च करते हैं तो उसमें हमारा इंटेंशन ये होता है कि कंपनी का अर्निंग कैपेसिटी बढ़े, यानी कंपनी जो पैसा कमा रही है वो ज्यादा कमाए। जैसे कि कोई नया मशीन खरीदने का मकसद ये होता है कि जो हमारा पुराना मशीन है उससे बेहतर काम करे, ताकि कि ज्यादा प्रोडक्शन हो और ज्यादा अल्टीमेटली सेल हो और ज्यादा प्रॉफिट हो। यानी कि इंक्रीजिंग दी अर्निंग कैपेसिटी मोटिव होता है हमारा फिक्स्ड एसेट पे खर्चा करना। तो चाहे रेवेन्यू खर्चा हो चाहे कैपिटल खर्चा हो, दोनों ही हमारे खर्चा हो गए। लेकिन रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का जो बेनिफिट होता है वो हमें एक ही पीरियड में मिल जाता है, लेकिन कैपिटल एक्सपेंडिचर का हमें बेनिफिट मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में होता है। अब अगला है हमें हमारा डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। इसको हमने पिछले वीडियो में जो एसेट का बाइफर्केशन जो हमने किया था ना, एसेट का जो ये बाइफर्केशन हुआ था कि करेंट एसेट, नॉन करेंट एसेट, और तीसरा था हमारा फिक्टिशियस एसेट। इसी फिक्टिशियस एसेट से यहाँ पे हमारा बात हुआ था डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो इन दोनों को आप लिंक कर लेना। इसलिए मैं बोल रहा हूँ, अगर आपने पिछला वीडियो नहीं देखा तो वो आप देखते रहे, यानी सारे वीडियो देखना, अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें। देखो, अभी मैंने क्या बोला कि जो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर होता है वो हमारे डे टू डे ऑपरेशन से रिलेटेड होता है, तो उनका हम बेनिफिट एक अकाउंटिंग पीरियड में ही कंज्यूम कर लेते हैं। लेकिन कुछ ऐसे रेवेन्यू खर्चे होते हैं जो कि ज्यादा अमाउंट में है, जिस नेचर तो उसका रेवेन्यू है, नेचर तो उसका रेवेन्यू है, लेकिन बेनिफिट उसका मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। तो क्या बोला मैंने कि डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, नाम ही लिखा है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, यानी नेचर क्या है उसका? रेवेन्यू का, यानी रेवेन्यू एक्सपेंडिचर का नेचर है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा, इसलिए हम उसको डेफर्ड करते रहते। तो रेवेन्यू एक्सपेंडिचर क्या होता है? जिनका बेनिफिट हमें एक साल के अंदर कंज्यूम हो जाए। लेकिन डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर है जो कि वैसे तो रेवेन्यू नेचर है, लेकिन उसका बेनिफिट हमें मोर देन वन अकाउंटिंग पीरियड में मिलेगा। इसका बेस्ट एग्जांपल है डेफर्ड एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर, जो हमने एग्जांपल लिया था। उसी एग्जांपल को मैं यहाँ पे फिर से डिस्कस कर देता हूँ कि सपोज करो कि कंपनी ने, ये वाला एग्जांपल था, मैंने कैडबरी का एग्जांपल लिया था कि कैडबरी वालों ने खर्चा किया। क्या किया? कैडबरी वालों ने खर्चा किया कितना? 50 लाख का अपने एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर पे। लेकिन ये एडवर्टीजमेंट एक्सपेंडिचर का कंपनी ने बोला कि बेनिफिट अगले आने वाले 5 साल तक कंपनी को इसका बेनिफिट मिलेगा। तो कंपनी क्या करेगी कि इस 50 करोड़ को 5 साल में बाइफरकेट करेगी और हर साल 10-10 करोड़ का रेवेन्यू एक्सपेंडिचर ट्रीट करेगी।
तो फर्स्ट ईयर में जैसे ही हमने 10 करोड़ का खर्चा ट्रीट किया, तो बाकी जो ये 40 करोड़ बच गया, इसको हम 50 करोड़ को बोलेंगे डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, और लास्ट में जो ये 40 करोड़ बच गया, इसको हम बोलते हैं फिक्टिशियस एसेट। यानी डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर में पार्ट पार्ट जो कट जाता है रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, फिर बैलेंस जो बच जाता है, उसी को हम फिक्टिशियस एसेट भी बोलते हैं। तो फिक्टिशियस एसेट और डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर सिमिलर, ये दोनों रिलेटेड, बल्कि बोल सकते हो कि दोनों सेम। तो बहुत डिटेल में मैं पढ़ा रहा हूँ आपको, ठीक है। जो भी आपके कमेंट्स हैं, जो भी आपको सजेस्ट करना है, जो भी आपके क्वेश्चन है, टेलीग्राम ग्रुप तो ओपन है, तो वहां पे आप मेरे से डाउट पूछ सकते हैं। कमेंट सेक्शन में भी मुझे कमेंट कर सकते हो, डाउट पूछ सकते हो आप, राइट। तो अभी तक हमने दो टॉपिक देखा है, रिसीट और एक्सपेंडिचर। तो रिसीट और एक्सपेंडिचर दोनों में ही क्या है, रेवेन्यू रिसीट, रेवेन्यू कैपिटल रिसीट, और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर। और एक एक्सपेंडिचर में एक्स्ट्रा था क्या, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। अगला पॉइंट क्या है हमारा, अगला है हमारा एक्सपेंडिचर। तो एक्सपेंडिचर कहीं ना कहीं ये रिलेट किस चीज से करता है, जो ऊपर हमने रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा ना, उसी को हम, सॉरी एक्सपेंस, जो हमने ऊपर रेवेन्यू एक्सपेंडिचर पढ़ा, उसी को हम यहाँ पे एक्सपेंस भी बोलते हैं। इनका क्या नेचर होता है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर को ही हम क्या बोलते हैं, एक्सपेंस बोलते हैं। थोड़ा सा आप यहाँ पे आप ध्यान दें। तो देखो, अगर कोई चीज एक्सपेंस है, अगर कोई चीज एक्सपेंस है, उसके साथ क्या ट्रीटमेंट होता है, ये बात अभी हम करने वाले हैं। तो अगर कोई खर्चा खर्चा है, कोई खर्चा खर्चा है, कोई दिक्कत नहीं, उसको हम एक्सपेंस ट्रीट करेंगे, और कहाँ जाएगा ये बात हम बाद में बात करेंगे। रादर एक काम करता हूं मैं, इसको समझाने से पहले मुझे एक और दूसरा चीज समझाना पड़ेगा, उसको मैं पहले बता देता हूँ। ऑलरेडी भी बात हमने पहले वीडियो में ही इसका बात किया हुआ है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनल अकाउंट। यहाँ पे काफी डिटेल में मैं बात करूंगा, थोड़ा सा ध्यान से सुनना, और जो चीज आपको समझ में नहीं आए तो थोड़ा सा पेशेंस बना के रखना। मैं वादा करता हूँ, मैं सब कुछ आपको आज नहीं तो कल आप समझ ही जाओगे, और काफी बेहतर से समझ जाओगे, ठीक है। तो ऐसा हो सकता है कि ये चीज आपको थोड़ा कम समझ में आए, ये तो सिंपल वाला समझ में आ जाएगा, लेकिन इसके और डिटेल में जाएंगे, वो चीज थोड़ा कम समझ में आपको आ सकती। चलिए, तो मैंने बोला कि जो कंपनी होती है, कोई भी बिजनेस होता है, वो समराइजिंग स्टेप के अंदर क्या बनाती है, फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनल अकाउंट। कौन से स्टेप में, मैं सब कुछ डिटेल में बता रहा हूं। इन समराइजिंग स्टेप, हमारा लेक्चर नंबर जो 1 है, उसमें हमने ये चीज बात कर लिया है। अब यहाँ पे जो कंपनी फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाती है, उसके मेनली दो कंपोनेंट होता है। मैं यहाँ पे वर्ड यूज कर रहा हूँ क्या, मेनली, ये ध्यान रखना, मैं वर्ड क्या यूज कर रहा हूँ, मेनली। मेनली कितने कंपोनेंट हो गए हमारे, दो कंपोनेंट। कौन कौन से, एक होता है फाइनेंशियल पोजीशन, और दूसरा होता है हमारा फाइनेंशियल रिजल्ट। इस चीज का ऊपर जरूरत पड़ेगा, इसीलिए मैंने पहले इसको डिस्कस कर लिया, तभी जाके मैं ऊपर उसको बढ़िया से आपको समझा पाऊँ, ठीक है। चलिए, तो क्या क्या हो गया, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल पोजीशन क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन बताता है पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, पोजीशन ऑफ एसेट्स एंड लायबिलिटी, यानी कि कंपनी के अंदर कितने एसेट्स है और कितने लायबिलिटीज है। ऑलरेडी बात हो चुका है कि एसेट क्या होता है और लायबिलिटी क्या होता है। एसेट वो चीज है, जो वो प्रॉपर्टी है जो कि कंपनी कंट्रोल करती है या ऑन करती है, जिससे कि कंपनी को बेनिफिट मिलेगा फ्यूचर।
तो फाइनेंशियल पोजीशन जो समराइजिंग में बनाया जाता है, या फाइनल अकाउंट ये भी बोल सकते हैं कि ये जो बनता है ये ईयर एंड पे बनता है। कब बनता है? ईयर एंड पे। तो हर साल के लास्ट में कंपनी को दो चीज बनाना पड़ता है, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट दिखाना पड़ता है। फाइनेंशियल पोजीशन में क्या पता चलता है? पोजीशन, पोजीशन किस चीज का, कि कंपनी के एसेट और लायबिलिटी क्या क्या है। तो फाइनेंशियल पोजीशन के अंदर हम क्या बनाते हैं? बैलेंस शीट बनाते हैं। इसी का दूसरा नाम और क्या है? पोजीशन स्टेटमेंट भी बोलते हैं इसको। इतना चीज मैंने पिछले फर्स्ट लेक्चर में ही ये चीज डिस्कस कर लिया है, और उसी टाइम मैंने आपको बताया था कि इसको मैं बार बार आपको कराऊंगा, बहुत बार अभी ये आपको आएगा। और इसका फाइनल जो कंक्लूजन होगा वो लास्ट के सेकंड थर्ड लास्ट जो चैप्टर्स है ना, वहां पे सबसे जाके लास्ट में 100% ये चीज क्लियर होगा। अच्छा, फाइनेंशियल रिजल्ट क्या होगा? अब किसी बिजनेस के लिए रिजल्ट क्या होता होगा? किसी बिजनेस का रिजल्ट उसका प्रॉफिट लॉस बता, ठीक है। तो फाइनेंशियल रिजल्ट क्या बताएगा हमें? प्रॉफिट अर्न और लॉस इनकर्ड ड्यूरिंग द ईयर। यानी कंपनी ने अगर कमाया तो कितना कमाया पूरे साल में, और गवाया यानी लॉस, नुकसान सहा है तो कितने का नुकसान हुआ। इसके लिए कंपनी क्या बनाती है? इसके लिए कंपनी बनाती है दो चीज, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट यानी कि कंपनी दो चीज बनाती है और दोनों से क्या पता चलता है? प्रॉफिट और लॉस, ठीक है। लेकिन दोनों में कुछ डिफरेंस होता है कि जो ट्रेडिंग अकाउंट है वो ग्रॉस प्रॉफिट ग्रॉस लॉस बताएगा, और जो प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट है उसी को कैरी फॉरवर्ड करके और वो नेट प्रॉफिट नेट लॉस बताएगा। ये हम लोग बाद में डिस्कस करेंगे। और इसी का दूसरा नाम हम क्या दे देते हैं? इनकम स्टेटमेंट। इनकम स्टेटमेंट भी बोलना चाहते हैं। तो जैसे फाइनेंशियल पोजीशन के लिए पोजीशन इस बैलेंस शीट बनता है, वैसे फाइनेंशियल रिजल्ट के लिए रीडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनता है। बैलेंस शीट का दूसरा नाम पोजीशन स्टेटमेंट भी है, और ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस का दूसरा नाम इनकम स्टेटमेंट। अब इसके यहां तक तो मैंने लेक्चर 1 में ही बता दिया था। इसके पीछे और चलते हैं कि बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट क्या क्या, बैलेंस शीट बैलेंस शीट बैलेंस शीट, ये वर्ड आप बहुत बार सुनोगे। तो मैंने सोचा कि ठीक है, जब आप एक्सपर्ट तो जब ही होगे, मतलब एक्सपर्ट उतने भी नहीं हो गए, जिंदगी भर यही बैलेंस शीट बनाना है। आगे जो भी प्रोफेशनल कोर्सेज करोगे सब कुछ में यही सब करना है। बैलेंस शीट तो लास्ट है, अभी आपको एक झलक दिखाया जा रहा है बैलेंस शीट। बैलेंस शीट इतना बार नाम यूज करेंगे कि मैंने सोचा कि आपको बैलेंस शीट एक बार दिखा देते हैं कि कैसे बनाया जाए, और फिर प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट भी दिखा देते हैं। बहुत बार आपको बैलेंस शीट वर्ड सुनने को मिलेगा, तो मैंने सोचा क्यों ना आपको बता दिया जाए कि बैलेंस शीट आखिर बताता क्या है। तो बैलेंस शीट ऑलरेडी हमने बात किया कि जो बनता है वो हमारा एसेट और लायबिलिटी के बारे में बताता है। तो बैलेंस शीट का ये फॉर्मेट हो कि ये हो गया हमारा बैलेंस शीट, और बैलेंस शीट हमेशा क्या बताता है? एसेट और लायबिलिटी। तो ऑलरेडी हमने चैप्टर 1 में बात किया था कि जब कभी भी आपको एसेट और लायबिलिटी के बारे में बात करना हो ना, तो एट अ पॉइंट ऑफ टाइम, यानी एक डेट पे बात किया जाए। मान लो कोई भी एसेट, सपोज कर लो आपके पास कोई एक बिल्डिंग, तो आप बिल्डिंग है तो आप ये बोलते हो कि आज के डेट मेरे पास बिल्डिंग में है, ये नहीं बोलते पिछले एक साल मेरे पास बिल्डिंग है। समझ रहे हो बात? तो और जो प्रॉफिट और ट्रेडिंग, ये प्रॉफिट अकाउंट या ट्रेडिंग अकाउंट या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट होता है, वो फॉर द ईयर एंडेड का बात करता है। फॉर द ईयर एंडेड, फॉर द ईयर एंडेड 31 मार्च, मान लो 31 मार्च 2025 का बात हो रहा है। यानी कि जो प्रॉफिट लॉस निकलता है, इनकम एक्सपेंस का बात किया जाता है, ये ओवर द पीरियड बात किया जाता है। और जो बैलेंस शीट एसेट लायबिलिटी के बारे में बात किया जाता है, एक पॉइंट ऑफ टाइम का बात किया जाता है। इतना आप ध्यान रखें। मैं ये फिर से बता रहा हूँ, ये आपको बस सहूलियत देने के लिए कि बहुत बार वर्ड आएगा बैलेंस शीट प्रॉफिट लॉस, तो आपको ये जैसे ही वर्ड आए ट्रेडिंग अकाउंट प्रॉफिट लॉस अकाउंट बैलेंस शीट, तो आपके दिमाग में एक चीज छप जाना चाहिए कि ये क्या है। बाद बाद में तो आपको इसका एक्सपर्ट बन ही जाओगे आप, जब तक से 11th कंप्लीट होगा। ठीक है, मैंने सोचा कि थोड़ा सा आपको समझा दिया जाए। अच्छा, बैलेंस शीट जो होता है ना, वो एक स्टेटमेंट होता है।
ये ध्यान रखना, ये स्टेटमेंट, ये अकाउंट नहीं है, लेकिन ट्रेडिंग अकाउंट है और प्रॉफिट लॉस अकाउंट है, यानी उसमें डेबिट क्रेडिट होगा, इसमें डेबिट क्रेडिट नहीं होगा। जो लेफ्ट साइड है वो साइड पे हम क्या लिखेंगे, लायबिलिटीज, और जो राइट साइड है वहां पे हमारे एसेट्स आ जाएंगे। और बिजनेस के अंदर जितने भी एसेट लायबिलिटी होंगे वो लिखने के बाद जब उनका टोटल आप बनाओगे ना, तो दोनों का टोटल मैच होगा। फॉर एग्जांपल कंपनी के पास मान लो कैपिटल है, तो कैपिटल की लायबिलिटी ऑलरेडी हमने पढ़ लिया। वैसी लोन है, मान लो क्रेडिटर है, ये सब लायबिलिटी है, यहाँ पे अमाउंट लिखेंगे, इन अमाउंट्स को टोटल करेंगे। वैसे ही कंपनी के पास मान लो यहाँ पे मशीन है, एसेट साइड में, मान लो यहाँ पे डेटर है, डेटर क्या होता है अभी धीरे धीरे हम सीख जाएंगे। डेटर है, कैश है, बैंक बैलेंस है, तो वैसे ही इनका भी अमाउंट यहाँ पे लिखेंगे। और अल्टीमेटली ये जो दोनों है क्या क्या, लायबिलिटी साइड का टोटल और एसेट साइड का टोटल, वो दोनों बराबर हो जाएगा। इसीलिए हम पढ़ते हैं कि जो अकाउंट्स है वो डबल एंट्री बेसिस पे चलता है, तो डबल, हर एक डेबिट के लिए हर एक क्रेडिट होता है, आगे हम बात करेंगे डिटेल में। तो इसीलिए लास्ट में हमारा जो टोटल एसेट होता है वो टोटल लायबिलिटी दोनों बराबर हो जाए। तो जब अब कोई बैलेंस शीट बोले तो बैलेंस शीट क्या बताता है, इट शोज द एसेट एंड लायबिलिटी। तो अल्टीमेटली हो गया ना कि क्या क्या हमारे पास एसेट है, उनका क्या बैलेंस है, क्या क्या लायबिलिटी है हमारे पास और उसका क्या बैलेंस है, ये शो करता है कौन, बैलेंस शीट। सेम जब हम ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाएंगे, तो ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के अंदर हमें क्या पता चलेगा, प्रॉफिट और लॉस। तो प्रॉफिट और लॉस निकालने के पहले तो ये ध्यान रखना ये अकाउंट है। धीरे धीरे आप आगे जाके सीखोगे कि अकाउंट के साइड ये वाला डेबिट साइड होता है और ये क्रेडिट साइड होता है। तो इधर सारा हमारा एक्सपेंस आ जाएगा, क्या आ जाएगा, एक्सपेंसेस। जैसे टू परचेज हो गया, टू सैलरी हो गया, वेजेस हो गया, टू एडवर्टीजमेंट हो गया, ये एक्सपेंसेस इस साइड में आएंगे। और इधर आ जाएगा इनकम सारा। और अगर मेरा इनकम ज्यादा है, यानी टोटल ऑफ इनकम ज्यादा बन रहा है मेरा, टोटल एक्सपेंस है, तो यहाँ पे टू प्रॉफिट आ जाएगा, ठीक है। और अगर मेरा एक्सपेंस साइड ज्यादा है और इनकम साइड कम है, तो हमारा बैलेंस इधर आ जाएगा, तो बाई लॉस होगा। ये दोनों ही केसेस में, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में, दोनों में ही ये चीज हम देखेंगे। अभी मैं फिर से बता रहा हूँ आपको, कोई मैं बैलेंस शीट नहीं पढ़ा रहा हूँ, बस इसका फॉर्मेट सामने एक बार दिखा दूं मैं, ताकि कि आप हमेशा वर्ड आएगा तो आपको पता होगा। तो अब आपको सिंपली एक दो बात जो कंफर्म हो गया वो ये हो गया कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनल अकाउंट के अंदर दो चीज बनती, क्या क्या, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजल्ट। फाइनेंशियल पोजीशन में बैलेंस शीट बनाया जाता है। बैलेंस शीट क्या क्या बताता है, एसेट और लायबिलिटी। ये ध्यान रखना कि लायबिलिटी एल से शुरू हो रहा है, तो लेफ्ट साइड जो है वो हमारा लायबिलिटी है, ये साइड लेफ्ट है तो लेफ्ट में लायबिलिटी, ये ध्यान रखना, ठीक है। तो लायबिलिटी और एसेट बैलेंस शीट बताता है, और एक्सपेंस और इनकम कौन बात करता है, दोनों, ट्रेडिंग और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट। इसके बारे में हम बाद में और बात करेंगे। तो फाइनेंशियल स्टेटमेंट को जो हमने बात किया था वो ऑलरेडी चैप्टर 1 में अच्छा खासा हमने बात ऑलरेडी कर लिया है, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन, फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के बारे में, ठीक है। तो यहां से यहाँ पे फिर से बात करना शायद जायज नहीं है। डिटेल में बात हमने लेक्चर नंबर 1 में ही किया हुआ है, बहुत बढ़िया से वहां पे मैंने ऑलरेडी आप लोगों को समझाया है। अभी के लिए बस आप इतना ध्यान रखना कि जो हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट, फाइनेंशियल इंफॉर्मेशन और फाइनल अकाउंट बनाया जाता है वो ईयर एंड में बनता है, जो कि क्या बताता है, फाइनेंशियल पोजीशन और फाइनेंशियल रिजर्व। तो डिफाइन करना होगा तो आप क्या लिख दोगे, दीज आर स्टेटमेंट्स प्रिपेयर्ड, दीज आर स्टेटमेंट्स prepared at the end of the accounting period to determine, क्या बताता है, to determine the financial position and financial performance of the entity। इतना ही बात समझ लो। क्रक्स आपको यही है कि बैलेंस शीट एसेट और लायबिलिटी से डील करता है, ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट किस चीज से डील करता है, इनकम और एक्सपेंस। इतना ही बात आपको ध्यान रखना है। अब ये वाला वीडियो थोड़ा सा एक्सटेंड होगा,
क्योंकि बीच में अगर मैं छोड़ूंगा तो फिर से नेक्स्ट क्लास में मुझे यहाँ से शुरू करना पड़ेगा। तो थोड़ा सा अभी और इस वीडियो को थोड़ा सा एक्सटेंड कर देते हैं। अब आते हैं हम एक्सपेंस वाले पे। तो देखो, अगर कोई चीज एक्सपेंस है यानी खर्चा है, तो आप बताओ खर्चा है तो कहाँ जाएगा? कोई चीज अगर खर्चा है तो वो कहाँ जाएगा? वो, अब आप इस चीज में कैपेबल हो, या तो ट्रेडिंग में जाएगा या प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में जाएगा। बताओ कौन से साइड, डेबिट साइड की क्रेडिट साइड? याद आ रहा है आपको? अब मैं यहां से शो करूंगा आपको कि क्या होगा, कौन से साइड जाता है। तो देखो, ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट का ये बैलेंस शीट है, सॉरी ये इस फॉर्मेट है। तो डेबिट साइड में क्या जाता है? एक्सपेंस। और क्रेडिट साइड में क्या जाता है? ये रहा हमारा डेबिट साइड, ये रहा हमारा क्रेडिट। तो डेबिट साइड में एक्सपेंस जाता है और क्रेडिट साइड में हमारा इनकम जाता है। तो जो हमारे एक्सपेंस है वो कहाँ पे जाएंगे? ट्रेडिंग अकाउंट और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। कहाँ पे जाएंगे? ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड। ये बात हमें पता चल गया। अब यहाँ पे एक टर्म आता है जो कि बच्चों को काफी ही ज्यादा परेशानी देता है। कहते हैं अगर कोई चीज खर्चा है, सपोज करो कि हमने कोई सामान, जैसे सैलरी है, ध्यान से सुनना आप, है ना। अगर कोई सैलरी है, इंप्लॉय काम करता है पूरे महीने और उसका सैलरी मान के चलो 40,000 है, और कंपनी सैलरी अभी नहीं देती, तो क्या बाद में देगी कि नहीं देगी? बाद में देगी ना। तो जब तक नहीं दे रही है, क्या वो लायबिलिटी नहीं है हमारे लिए? लायबिलिटी है ना। तो कोई ऐसा एक्सपेंस एक्सपेंस इनकर तो हो गया, यानी खर्चा तो हो गया, लेकिन अभी उसके लिए जो पैसे का पेमेंट है वो नहीं हुआ। कोई ऐसा एक्सपेंस जो जिसका कि बेनिफिट हमने कंज्यूम कर दिया। अगर एम्प्लॉय ने पूरे महीने काम कर लिया, दैट मीन्स कि बिजनेस ने उसके सर्विस का बेनिफिट ले लिया। यानी कि सर्विस का बेनिफिट लेना मतलब कि एक्सपेंस तो हमने इंटर कर दिया, लेकिन हमने पेमेंट अभी नहीं किया। तो सिंस कि अभी हमने पेमेंट नहीं किया, तो वो हमारे लिए क्या हो जाएगा? आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस। और आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस आपको पता होगा कि लायबिलिटी है। कैसे पता होगा, होना चाहिए आपको कि देखो, लायबिलिटी क्या होता है कि अगर बिजनेस किसी को देने के लिए लायबल है तो वो लायबिलिटी है। तो यहाँ पे जो हमारा एम्प्लॉय है, वो एम्प्लॉय को पैसा देगी ना बिजनेस, अगर उसका सर्विस ले चुकी है, तो ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाएगा। अब हम दूसरा बात करते हैं इस चीज का, प्रीपेड एक्सपेंस। देखो, एम्प्लॉय ने मई महीने में काम किया तो 40,000 उसका बना, लेकिन 31 मई को वो रिक्वेस्ट करता है अपने ऑनर से, बिजनेस ऑनर से, कि मुझे पैसे का जरूरत है, तो जो जून वाला भी पैसा है उसको भी मुझे 31 मई को ही दे दो। यानी 40,000 तो मई वाला और 40,000 जो जून वाला है, यानी ओवरऑल आप 80,000 दे। तो आपको ये नहीं लगता है कि अभी जो हमारा एम्प्लॉय है वो जून वाला पैसे के लिए इलिजिबल नहीं था, लेकिन लेके जा रहा है? यानी कि जब तक से वो जून काम नहीं करेगा, तब तक से उसको राइट नहीं होगा कि उसको वो पैसा मिले। जब तक से पूरा जून काम नहीं करेगा, जब तक से उसको वो राइट नहीं है कि जून का पैसा मिला। तो जब तक वो कंपनी के लिए क्या हो गया? एसेट हो जाएगा, क्योंकि कंपनी चाहे तो पैसा मांग सकती है। यानी कि प्रीपेड एक्सपेंस एक्सपेंस पे कर दिया हमने, बट इनकर नहीं। यानी कि हमने खर्चा भी किया नहीं। यानी कि देखो, कोई भी बिजनेस जो खर्चा करता है, अल्टीमेटली उसके खर्चे करने के पीछे का मकसद यही होता है कि उसको उससे बेनिफिट मिलना चाहिए। तो बिजनेस ने खर्चा कर दिया, बल्कि खर्चा नहीं किया है और पेमेंट कर दिया, तो ये हमारा प्रीपेड एक्सपेंस हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं जो प्रीपेड एक्सपेंस होता है उसका बिजनेस के पास, हमारे बिजनेस के पास राइट है कि वो चाहे तो इसका पैसा वापस ले सकती है। और कोई भी राइट जो कि आपको फ्यूचर में
इकोनॉमिक बेनिफिट दे सकता है, यानी कि अगर बिजनेस चाहे तो उस एम्प्लॉय को निकाल देगी और बोलेगी भाई जो तुमको मैंने एडवांस दिया था वो वापस करो, तो उसको वापस लीगली करना पड़ेगा। तो प्रीपेड एक्सपेंस एक तरह से हमारा क्या हो गया, एसेट हो गया, क्योंकि हमने सामने वाले से सर्विस नहीं लिया है और हमने उनको पैसा दे दिया है, एंड बिजनेस हैज अ राइट टू रिसीव पेमेंट फ्रॉम द अदर पार्टी। यहाँ पे हमने क्या देखा कि जो एक्सपेंस होता है वो एक्सपेंस कहाँ चला जाता है, हमारा ट्रेडिंग और प्रॉफिट लॉस अकाउंट के डेबिट साइड में। और अगर कोई ऐसा एक्सपेंस है जो कि हमने खर्चा कर दिया, यानी कि बिजनेस में उसका बेनिफिट ले लिया, लेकिन अभी तक हमने बेनिफिट तो ले लिया लेकिन अभी तक हमने पे नहीं किया, तो उसको हम बोलते हैं आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस, और कंपनी के लिए वो लायबिलिटी हो जाता है। और ऑलरेडी आपको अभी मैंने फाइनेंशियल स्टेटमेंट में बताया कि लायबिलिटी कहाँ शो होता है, लायबिलिटी शो होता है बैलेंस शीट के लेफ्ट साइड में, यानी लायबिलिटी साइड। वैसे ही कुछ ऐसे खर्चे जो कि खर्चे अभी कंपनी को उसका बेनिफिट नहीं मिला लेकिन कंपनी ने पे कर दिया, तो उसको हम प्रीपेड एक्सपेंस बोलते हैं। और प्रीपेड एक्सपेंस अल्टीमेटली हमारे लिए क्या होता है, एसेट, क्योंकि कंपनी के पास, बिजनेस के पास ये राइट है तो उससे पैसा सामने वाले से ले सकते। तो एसेट अल्टीमेटली हमारा क्या हो जाता है, एसेट कहाँ शो होता है हमारा फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, बैलेंस शीट में, क्योंकि बैलेंस शीट ही फाइनेंशियल पोजीशन बताता है, यानी पोजीशन ऑफ एसेट एंड लायबिलिटी। तो एसेट कौन से वाले साइड जाएगा, बैलेंस शीट के राइट साइड। बस राइट साइड आप बोलना मत, वो एक्चुअली लायबिलिटी साइड और एसेट साइड ही बोला जाता है। तो देखो ये वाला जो टॉपिक है ना, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस ऑफ प्रीपेड एक्सपेंस, आगे आने वाले चैप्टर में काफी बार ये डिस्कशन होगा, तो वहां पर। और अभी बस एक आपको एहसास कराया मैंने, ये कुछ होता है, आपसे मैं नहीं एक्सपेक्ट करता हूं, ना ही आप करना है कि आपको 100% ज्ञान हो जाएगा। इसके बाद अकाउंटिंग इक्वेशन वाले चैप्टर में मैं इस चीज को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं जर्नल एंट्री वाले चैप्टर में इस चीज को डिस्कस करूंगा, उसके बाद मैं फाइनेंशियल स्टेटमेंट वाले चैप्टर में इस चीज को डिस्कस करूंगा। ये बहुत ही हॉट टॉपिक, ठीक है। तो जितना समझ में आया वो आपके लिए मोर देन सफिशियंट है। अब सेम ऐसा ही काम कहाँ होता है, इनकम के भी केस में हो। तो अगर कोई चीज इनकम है तो बताओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट में कहाँ जाएगा, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में फिर कहाँ जाएगा वो, अगर कोई चीज इनकम है तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट में जाएगा, ट्रेडिंग अकाउंट में या तो ट्रेडिंग अकाउंट में। बाद में हम देखेंगे कि ट्रेडिंग अकाउंट में पर्टिकुलरली क्या जाता है और प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट में क्या जाता है। इन दोनों के कौन से साइड में जाएगा, एक बात ध्यान करो, आप रिकॉल करने का कोशिश करो, डेबिट या क्रेडिट साइड, तो क्रेडिट साइड, ठीक है। अब बात करते हैं एक्रूड इनकम। एक्रूड इनकम का मतलब हुआ कि हमने इनकम तो कर लिया, अर्न बट नॉट रिसीव्ड, यानी हमने इनकम तो कमा लिया लेकिन अभी तक हमें मिला नहीं। दैट मीन्स वी हैव द राइट टू रिसीव द पेमेंट, यानी कि ये हमारे लिए क्या हो गया, राइट है, फ्यूचर में इकोनॉमिक बेनिफिट मिलने का राइट है। रिसीव तो हम बोलते हैं एसेट। कहने का मतलब ये है कि जो हमारा एक्रूड इनकम होता है ये हमारे लिए क्या होता है, एसेट। और एसेट को हम बैलेंस शीट में दिखाते हैं, कहाँ दिखाते हैं हम, बैलेंस शीट में दिखाते हैं। बैलेंस शीट के बताओ कौन सी साइड में, लायबिलिटी साइड में कि एसेट साइड में, तो एसेट्स है तो एसेट साइड में ही दिखाएंगे। रेदर मैं ये पूछ रहा था कि लेफ्ट साइड में कि राइट साइड, लेफ्ट एल से शुरू हो रहा है, लायबिलिटी एल से शुरू हो रहा है, तो लेफ्ट साइड में लायबिलिटी आता है और एसेट राइट साइड में आता है। एक्रूड इनकम हमारे लिए क्या होगा कि इनकम अर्नड बट नॉट रिसीव्ड, यानी बिजनेस ने काम तो कर दिया, कोई मान लो कोई भी काम कर रहा था बिजनेस को, वो काम तो हो गया, कंपनी ने इन्वेस्ट किया था, इन्वेस्ट करने से सामने वाले से इंटरेस्ट आना था, इंटरेस्ट मिलने का अधिकार आ गया, उतना टाइम पीरियड हो गया, मान लो 6 महीने पे इंटरेस्ट आता है, 6 महीना हो गया, अभी सामने वाले ने इंटरेस्ट नहीं दिया, तो वो हमारे लिए क्या हो गया, एक्रूड इनकम। और अगला होता है हमारा एडवांस इनकम। एडवांस इनकम बोले तो कि इनकम हमने अभी अर्न नहीं किया है,
लेकिन रिसीव हो गया, यानी रिसीव बिफोर अर्निंग। कहने का मतलब कि हमने, हमारे पास अभी राइट नहीं था कि हमें पैसा मिले, लेकिन हमने पहले ही ले लिया। तो पहले ही ले लिया तो वापस सामने वाले ने अगर मांग दिया तो मुझे वापस भी तो करना पड़ सकता है। तो ये हमारे लिए क्या हो जाता है, ये हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है। और लायबिलिटी कहाँ जाता है, हमारा बैलेंस शीट। अब आप ध्यान से अगर देखो तो जो हमारा एक्सपेंस वाला टॉपिक चल रहा था, जो हमारा एक्सपेंस वाला टॉपिक चल रहा था और जो हमारा इनकम वाला टॉपिक है, इन दोनों में आपको सिमिलैरिटी दिख रही है। ये दोनों ही टॉपिक काफी ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कितना ज्यादा इंपॉर्टेंट है मैं आपको नहीं बता सकता। ये टॉपिक 3 से 4 बार रिपीट हो, मैंने अभी आपको बस एक थोड़ा सा हमने टच किया इस टॉपिक। आगे आने वाले जैसे जैसे अकाउंटिंग क्वेश्चन होगा वहां पे थोड़ा सा और बात करेंगे। जर्नल एंट्री पहुंचते पहुंचते आप एक अच्छा खासा नॉलेज रख लोगे फाइनेंशियल स्टेटमेंट में, तो इसको आप, इसके आप एक्सपर्ट बन जाओगे। तो देखो, जैसे आउटस्टैंडिंग, आउटस्टैंडिंग जो वर्ड आता है इन जनरल वो एक्सपेंस के साथ आता है, और एक्रूड वर्ड जो आता है वो इनकम के साथ आता है। लेकिन क्या हम इसको एक्सपेंस के साथ एक्रूड वर्ड यूज कर सकते हैं? हाँ कर सकते हैं। क्या आउटस्टैंडिंग इनकम के साथ में हो सकता है? हाँ हो सकता है, उसमें कोई इशू नहीं। यानी आउटस्टैंडिंग है और एक्रूड जो ये दोनों वर्ड है ये सिनोनिम्स टाइप सेम। प्रीपेड और एडवांस भी जो ये दोनों वर्ड है ये भी सिनोनिम टाइप यूज हो सकता है। लेकिन पर्टिकुलरली अगर बोल दे कि आउटस्टैंडिंग है और आप बताओ कि एक्सपेंस का बात कर रहे हैं कि इनकम का, तो आपको एक्सपेंस चूज करना है। यानी प्रायोरिटी देना है कि अगर आउटस्टैंडिंग और प्रीपेड वर्ड यूज हुआ है तो एक्सपेंस होगा, और एक्रूड और एडवांस वर्ड यूज हुआ है तो वो इनकम। तो आउटस्टैंडिंग एक्सपेंस वो एक्सपेंस है जो कि हमने इनकर कर दिया लेकिन पैसा नहीं दिया, यानी दैट इज आवर लायबिलिटी। एंड एक्रूड इनकम यानी वो हमें राइट मिल रहा है कि पैसा मिलना चाहिए था, नहीं मिला यानी बाद में मिलेगा, तो वो हमारे लिए क्या हो जाता है, एसेट। सेम प्रीपेड एक्सपेंस हमारे लिए एसेट हो जाता है, और एडवांस इनकम हमारे लिए लायबिलिटी हो जाता है। इसको फर्दर हम आगे बात करेंगे। तो बहुत ही हम लोग डिटेल में पढ़ाई करने वाले हैं यहाँ पे, अब तक आपको पता चल गया होगा। तो जो भी आपके सुझाव है आप कमेंट सेक्शन में हमें बताना, हम उस हिसाब से आगे बढ़ेंगे। वीडियो कैसा लगा आपको आप जरूर मुझे बताया करो। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, दोस्तों के साथ शेयर कर देना। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। जय हिंद।